दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर दूसरे का लेक्चर नंबर 5। लगभग लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज देखते हैं हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक। हिमांक मीन्स बर्फ़, मतलब बर्फ़। जैसे मतलब क्या ठंडे में क्या, जैसे क्या जब कोई किसी शुद्ध विलायक में, मतलब कोई भी शुद्ध विलायक उसमें क्या अवाष्पशील, मतलब क्या जिससे वाष्प न निकले, ऐसे वैद्युत अनअपघट्ट मिलाते हैं। मतलब क्या वैद्युत अनअपघट्ट मिलाते हैं जो क्या उसके वाष्प दाब में क्या अवनमन के कारण, मतलब उसके वाष्प दाब में क्या अवनमन के कारण क्या होता है, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब क्या उसका जो ठोसपन होता है क्या होता है हिमांक, यानी कि पिघलने क्या होता है, पिघलना क्या होता है, कम हो जाता है। विलायक और विलयन के हिमांक मतलब क्या उसके हिमांक में बर्फ बनने की क्रिया, मतलब क्या हिमांक मतलब बर्फ बनने की क्रिया। हिमांक में यह अंतर, जो हिमांक में क्या होता है, यह अंतर होता है क्या उसमें क्या होता है, अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन होता है। मान लीजिए कि क्या टी डिग्री एफ, मतलब टी एफ डिग्री, इसको कहते हैं डिग्री पढ़ते हैं यार, नाट पढ़ रहे थे इसके पहले वीडियो में देखे होंगे, तो डिग्री भी पढ़ सकते हैं। टी एफ डिग्री शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, और जब उसमें अवाष्पशील, मतलब क्या करें उसमें जब अवाष्पशील, मतलब क्या जो वाष्प न बने, विलेय घुला है, मतलब क्या विलेय जो क्या उसमें विलेय मतलब घुला हुआ है, तब उसका हिमांक बिंदु क्या है, टी एफ है। अतः हिमांक में कमी क्या हो जाएगा, टी एफ डिग्री माइनस टी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब जो हिमांक क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ डिग्री माइनस टी एफ। इसे क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। इसको क्या कहते हैं, इसको हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये क्या है देखिए, ये हिमांकित विलयन, मतलब क्या यहाँ तो क्या हिमांकित विलयन है, और क्या विलयन और क्या द्रव विलयन है। यहाँ इधर क्या हो गया, हिमांकित हो गया। ये टी एफ और टी एफ डिग्री है, ये क्या डेल्टा टी एफ है। क्वथनांक में उन्नयन के साथ ही, मतलब क्या क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसके समान ही क्या होता है, तनु विलयन आदर्श विलयन, मतलब क्या आदर्श विलयन, ऐसा विलयन जो क्या हो सभी, मतलब किसी भी विलयन क्या करे, समान ताप दाब पर क्या एक जैसा व्यवहार करे, क्या करता है, आदर्श विलयन करता है। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ भी क्या है, विलयन की मोलरता यम के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, यदि आदर्श विलयन है तो क्या आ जाएगा, तनु यानी कि आदर्श विलयन रहेगा तो क्या आ जाएगा, उसमें मोलरता क्या होगा, उसके यम के समानुपाती होगा। जो उस विलयन का अवनमन क्या होगा, डेल्टा टी एफ क्या होगा, मोलरता के समानुपाती होगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर प्रोपोर्शनल टू यम, समानुपाती है। तो क्या आ गया, के एफ एक नियतांक आ गया जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह। समानुपाती स्थिरांक के एफ जो क्या है, विलायक की प्रकृति पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। इसी को क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक। मतलब क्या ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। और इसकी बीम इकाई क्या होती है, के की इकाई क्या है, किलोग्राम मोल इनवर्स, के किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि W2 ग्राम, मतलब क्या W2 ग्राम विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान क्या है, M2 है, कि W1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के हिमांक, मतलब क्या उपस्थित जो क्या विलायक, मतलब जो जिसमें क्या मिलाया जाना है, उसके हिमांक में यदि डेल्टा टी एफ अवनमन कर दे, मतलब क्या उसमें क्या डेल्टा टी एफ का अवनमन कर दे, तो विलेय की मोलरता क्या आ गई, तो m बराबर W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000 हो जाएगा। फिर m का मान किसमें, समीकरण 1 में रख देते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम आया था ना, उसमें क्या करेंगे, m का मान रख देंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू W2 अपान M2 अपान W1 अपान 1000। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और M2 नीचे आ जाएगा। तो के एफ W2 1000 M2 W1। तो फिर M2 बराबर याद करना है हमको, M2 का मान कितना, M2 बराबर यहाँ M2 आ गया, टी एफ नीचे आ गया, टी एफ इंटू W1 के एफ W2 1000। के एफ और के बी के मान जो विलायक की क्या है प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। के एफ और के बी का मान क्या करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तब के एफ और के बी का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, के एफ बराबर आर इंटू M1 टी एफ स्क्वायर अपान 1000 इंटू डेल्टा गलन एच। फिर के बी बराबर आर इंटू M1 इंटू टी बी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा वाष्पन इंटू एच, क्या है वाष्पन है।
जहाँ आर और एमोन क्या है, क्रमशः गैस स्थिरांक मतलब गैस कांस्टेंट हैं, एवं विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या, आर गैस स्थिरांक है और एमोन क्या है, मोलर द्रव्यमान है। और टीएफ तथा टीबी क्या है, केल्विन में क्या है, शुद्ध विलायक के क्रम से क्या, हिमांक एवं क्वथनांक। मतलब क्या, ये हिमांक है, मतलब बर्फ बनने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक। और क्वथनांक मतलब उबलना, भाप बनने की क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक कहलाती है। और बर्फ बनने की क्रिया हिमांक कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ क्या है, डेल्टा गलन एच तथा डेल्टा वाष्पन एच में क्रमशः क्या, विलायक के गलन एवं वाष्पन की क्या एंथैल्पी होता है, क्या उष्मा परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एंथैल्पी उसकी कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, डेल्टा एच या डेल्टा, एच सही लिखेंगे। फिर परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है, ऐसी झिल्लियाँ, मतलब कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जो क्या विलायक और कुछ चुने हुए विलायक पदार्थों हेतु क्या होती हैं, पारगम्य होती हैं। उसे क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे कि जीव द्रव्य कला, अंडे का छिलका, बकरी का आशा, ये सब क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करते हैं। ट्राम्ब, जो एक वैज्ञानिक थे ट्राम्ब ने एक कृत्रिम झिल्ली बनाया जो क्या Cu2 या फिर Cn का होल 6 है। फिर विलायक के अणुओं का मतलब क्या, जो विलायक के अणु हैं उनके अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब क्या होता है, किशमिश भी क्या होता है, परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। देखेंगे आप उसको अगर रात भर भिगो देंगे क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, और फिर धूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह हो जाएगा। तो वो भी क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। फिर परासरण दाब, आइए देखते हैं परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है। वह द्रव स्थैतिक दाब जिसके कारण अर्धपारगम्य झिल्ली लगे नली में विलायक के अणुओं का ऊपर चढ़ना, मतलब क्या ऊपर चढ़ना क्या होता है, रुक जाता है, अर्थात क्या परासरण नहीं होता है, वह क्या कहलाएगा, वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। मतलब किसी भी स्थिति में क्या ऐसा दाब लगा दिया जाए, क्या हो जाएगा, उसमें क्या प्रवाह होना रुक जाए अर्धपारगम्य झिल्ली में, तो क्या हो जाएगा, परासरण नहीं होगा तो क्या होगा, उसी को जो लगाया गया दाब रहेगा क्या कहलाएगा, वही परासरण दाब कहलाएगा। इसी प्रकार एक परिभाषा और देखिए, या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए हुए विलायक और विलेय के विलयनों द्वारा, मतलब क्या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किया गया, पृथक किया जाता है ना, एक विलायक को अलग विलेय को अलग द्वारा लगाया जाता है अतिरिक्त दाब, मतलब क्या विलयन के द्वारा लगाया गया क्या अतिरिक्त दाब, जिससे क्या परासरण रुक जाए, परासरण दाब कहलाएगा। देखिए ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या है विलायक, और ये क्या है विलयन है। विलयन है इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर विलयन है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो क्या कर रहा है, परासरण का थीसियल फनल में के विलय स्तर क्या बढ़ जाता है, मतलब क्या ये स्तर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ऐसे ये स्तर बढ़ जा रहा है। तो परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है, एच रो जी। अर्धपारगम्य झिल्ली, या एक और हो जाएगा इसका परिभाषा, अर्धपारगम्य झिल्ली पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरोपित दाब, मतलब क्या सीधे या किसी के द्वारा लगाया गया क्या दाब, जिससे क्या परासरण क्रिया रुक जाती है, वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब, वो भी कहलाएगा। इसी प्रकार 3 परिभाषा देख लिए, किसी को भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं तीनों में से। तो तन विलयनों के लिए, मतलब कोई भी तनु विलयन है यानी कि डाइल्यूट विलयन के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया, मतलब क्या कोई तनु विलयन है उसके लिए प्रायोगिक तौर पर पाया गया कि परासरण दाब जो है क्या है, दिए गए तापमान में कोई दिया गया ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, तनु इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, पाई बराबर CRT, जहाँ पाई क्या है परासरण दाब एवं R क्या है गैस कांस्टेंट है। तो पाई बराबर N2/V, मतलब गैस कांस्टेंट क्या होता है, N2/V होता है, या R क्या गैस कांस्टेंट है, N2/C बराबर N2/V इंटू RT, जहाँ क्या है भी विलेय के N2 मोलों को रखने वाले विलयन का क्या आयतन किसमें है, लीटर में। मतलब क्या है N2 मोल को क्या किसी विलयन में रखना है तो उसका आयतन क्या है, लीटर में दिया गया है। यह M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय में क्या है, विलेय के विलयन में क्या है उपस्थित हो, तो यदि क्या है मोलर द्रव्यमान जो है M2 है, जो क्या है
जो मोलर द्रव्यमान m2 था क्या, किसी विलेय का, मतलब कोई विलयन है क्या W ग्राम विलयन में, विलेय द्रव्यमान का क्या W2 ग्राम विलेय, मतलब क्या जिसको मिलाया जाए, W2 ग्राम मात्रा उसको क्या कह रहे हैं, मिला रहे हैं, किसमें, विलयन में उपस्थित हो, तो मतलब क्या W2 ग्राम किसी विलयन में क्या हो, उपस्थित हो, यानी कि विलेय हो, मतलब मिला हुआ हो, तब हम क्या कहेंगे, N2 बराबर W2 अपान M2, यानी कि पाई भी बराबर W2 RT अपान M2। तो M2 यानी कि मोलर द्रव्यमान बराबर W2 इंटू R इंटू टी अपान पाई इंटू भी। मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा, W2 RT अपान पाई भी। ये क्या है, मोलर द्रव्यमान है, आयतन है, W2 भार है, AR क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। अब आ गया समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन क्या होता है, ऐसे दो विलयन, मतलब क्या कोई दो विलयन हो जिसमें क्या हो, परासरण दाब क्या हो, समान हो, दोनों विलयनों का क्या हो, परासरण दाब जो क्या होता है, समान हो, तो क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यदि कोई उनके क्या मोलों की संख्या एन बी हो और आयतन क्या हो, V1 VA VB हो, तो क्या हो गया, एन ए अपान VA बराबर एन बी अपान VB हो जाएगा। अल्प परासारी विलयन क्या होता है, अल्प परासारी या अति परासारी, ऐसे दो विलयन क्या हो जिसमें एक का परासरण दाब कम और दूसरे का परासरण क्या हो, अधिक होता है, तो क्या कहलाएंगे, क्रमशः अल्प परासारी और अति परासारी विलयन कहलाएंगे। मतलब क्या, जिसका दाब कम होगा अल्प और जिसका अधिक होगा क्या होगा, वह क्या होगा, अति परासारी विलयन कहलाते हैं। और जो परासरण होता है क्या होता है, सदैव अल्प परासारी से अति परासारी विलयन की ओर क्या होता है परासरण हमेशा। तो आइए एक नोट्स टाइप में देख लेते हैं। जो लोग, मतलब क्या, जो भी व्यक्ति बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब क्या, जो भी व्यक्ति क्या नमक ज़्यादा खाता हो या नमकीन भोजन ज़्यादा उसे पसंद हो, वे ऊतक, उनके ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं में अंतरा कोशिक स्थानों में, जो कोशिकाओं के अंदर क्या एक स्थान होता है, उसमें क्या जल धारण महसूस करते हैं, मतलब लगता है कि क्या मेरे कोशिका में क्या अंदर क्या जल भर गया है। इसके परिणामस्वरूप, मतलब परिणाम स्वरूप, मतलब क्या इसके जो फल स्वरूप क्या होता है, होने वाली स्थूलता, मतलब क्या सूजन को क्या कहते हैं, शोफ कहते हैं, एडमा कहते हैं। जो सूजन हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या हो जाएगा, लगेगा कि पेट में सूजन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, शोफ कहते हैं। अरे ठीक भी जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। प्रतिलोम मतलब क्या, विलोम, प्रतिलोम मतलब क्या, एक उल्टा, परासरण एवं जल शोधन। तो देखो, यदि किसी विलयन पर, मतलब कोई भी विलयन है क्या, उसमें क्या कर रहे हैं, यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, तो मतलब किसी विलयन पर क्या करें, परासरण दाब जितना होता है उससे अधिक दाब लगाया जाए, तो परासरण की दिशा को परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या, परासरण की क्या करेंगे, दिशा को परिवर्तित कर देंगे, अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन में से क्या करेगा, पारगमन करता, मतलब क्या करेगा, जो दूसरी तरफ जा रहा था वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाने लगेगा, मतलब पारगमन करने लगता है। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। मतलब क्या करना है, ये क्या लवणी जल से क्या करना है, इसका दाब क्या है, परासरण क्या इधर लवणी जल से क्या शुद्ध जल की तरफ जाने लगा, वैसे क्या हो रहा था, लवणी जल से शुद्ध जल से लवणी जल की तरफ जा रहा था। जब क्या किया गया, परासरण दाब क्या से अधिक दाब लगा दिया जाए, क्या गया, और ये क्या SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम में झिल्ली, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या प्रतिलोम परासरण कहलाती है। जब परासरण दाब, मतलब क्या, जो परासरण दाब है से अधिक दाब लगाया जाता है, तो क्या होगा, शुद्ध जल क्या हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल में से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध जल, ये जो समुद्री जल लवणी जल था क्या, इससे क्या हो जाएगा, शुद्ध जल में क्या निकल जाएगा और निष्कासित हो जाता है। तो प्रतिलोम परासरण के कारण क्या होता है, प्रतिलोम परासरण के लिए क्या आवश्यक दाब क्या होता है, बहुत अधिक होता है। मतलब क्या आवश्यक दाब जो है क्या बहुत अधिक होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली, जो इसके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, मतलब जिसका उपयोग झिल्ली का किया जाता है, क्या होता है, सेलुलोज एसीटेट की क्या फिल्म से क्या होती है, बनी होती है। मतलब क्या सेलुलोज एसीटेट का क्या होता है, उसका फिल्म का बना होता है, जिससे क्या उपयुक्त आधार पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। जो सेलुलोज एसीटेट जल के लिए क्या होता है, पारगम्य है, तथा समुद्री जल के लिए क्या उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो समुद्री जल में क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं क्या, और एवं आयनों के लिए क्या अपारगम्य की तरह क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं,
हम उसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, समुद्र जल को शुद्ध जल के रूप में क्या कर सकते हैं। आजकल क्या बहुत से देश क्या कर रहे हैं, अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए क्या कर रहे हैं, बिलवलीकरण करने के लिए क्या संयंत्र का उपयोग कर रहे हैं। मतलब क्या बिलवलीकरण संयंत्र का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, समुद्र के जो जल का जो ऐसे बेकार लवण जो हमारे उपयोग के नहीं है उसे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, आइए देखते हैं। असामान्य मतलब क्या, जो सामान्य नहीं है। बेंजीन में क्या करें, कोई बेंजीन है क्या, उसमें क्या एथेनाइक अम्ल के अणुओं का एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन बंध बनने पर क्या बेंजीन में एथेनाइक अम्ल के अणुओं का जो एसिटिक अम्ल होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होता है, द्वितीयन मतलब क्या है, अलग हो जाता है, मतलब दो रूप में क्या होता है, बट जाता है। ऐसा सामान्यतः क्या होता है, निम्न परावैद्युतांक वाले विलायक, मतलब जिस ऐसा विलायक क्या होता है जिसका क्या परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, बहुत ही क्या हो, निम्न हो, यानी कि कम में हो। इस प्रकरण में कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। इसमें जो क्या है, कणों का क्या हो रहा है, घट जाएगा, और क्या हो जाएगा, अणुओं का क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा। देखिए 2CH3COOH क्या है, बेंजीन एथेनॉइक अम्ल, बेंजीन में क्या एथेनॉइक अम्ल है, CH3COOH। देखिए इसका क्या बना है, CH3C डबल बांडो, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बांड है, ये जो क्या है, ये डॉट डॉट जो बना क्या हाइड्रोजन बांड, यहाँ क्या है हाइड्रोजन बांड, इससे क्या रहा संगुणन हो जा रहा है अणुओं का। तो इस प्रकार हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ यह कह सकते हैं कि क्या है, यदि बेंजीन में क्या किया जाए, एथेनॉइक अम्ल के समस्त अणु क्या हो, संगुणित हो जाए, मतलब क्या हो, एक पास हो जाएं, मतलब संगुणित मतलब एक पास क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉइक अम्ल का क्या हो जाएगा, डेल्टा TB या डेल्टा TF सामान्य मान से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इसका जो जनरल मान होता है मतलब क्या हो जाएगा, उससे आधा होगा। इसे क्या कहेंगे, इसमें डेल्टा TB या डेल्टा TF के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिकलित मोलर द्रव्यमान क्या किया जाता है, अनुमानित मान का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, जबकि क्या इस प्रकार इस आधार पर क्या करेंगे, जब परिकलित मोलर द्रव्यमान का अनुमान लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो क्या हो, अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में क्या हो, निम्न या उच्च होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। बस इतना ही देखना था। फिर वान ठाप गुणक आ गया। वान ठाप मतलब क्या है, वैज्ञानिक वान ठाप थे, क्या किए 1880 में, वान ठाप मतलब चार्ल्स वान ठाप थे, मतलब इनका पूरा नाम था। 1880 में क्या किया, वान ठाप ने वियोजन और संयोजन की सीमा के, मतलब वियोजन मतलब अलग करना, संयोजन मतलब इकट्ठा करना, तो क्या उसकी सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणक आई, जिसे क्या कहेंगे, वान ठाप गुणक कहते हैं, प्रतिपादित किया। इस गुणक आई को क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर, मतलब सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान। या कह सकते हैं कि प्रेक्षित अणु संख्यक गुण, मतलब क्या उसमें जो प्रेक्षित मतलब प्रेक्षण के द्वारा जो क्या किया गया अणु संख्या का क्या गुण उसको, या परिकलित अणु संख्या गुण मतलब क्या जो परिकलन किया गया, मतलब मान निकाला गया जोड़ घटाकर। या ये भी हो सकता है संगुणन या वियोजन के पश्चात, मतलब क्या संगुणन मतलब इकट्ठा होना, वियोजन मतलब अलग होना के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, मतलब संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है उसमें कणों की कुल संख्या। फिर संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की, मतलब संगुणन हुआ है जब उसके, या वियोजन हुआ उसके पहले पूर्व कणों के मोलों की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। संगुणन ऊपर आएगा, संगुणन नीचे, वियोजन नीचे, तो वियोजन ऊपर दोनों होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं संगुणन की स्थिति में, जो संगुणन जब हो रहा है उसकी स्थिति में क्या आई का मान 1 से कम होगा, और वियोजन की स्थिति में क्या होगा 1 से अधिक होगा। तो उदाहरण में देख लेते हैं, यदि कोई जलीय विलयन KCl, मतलब KCl के लिए क्या सकते हैं, आई का मान क्या होगा 2 के पास होता है, मतलब 1 से अधिक ही होगा। और एवं बेंजीन के लिए एथेनॉइक अम्ल का मान लगभग 0.5 होता है, मतलब क्या है 1 से कम है, तो पता ही चल गया। फिर वान ठाप गुणक को शामिल करने पर अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुणों के मतलब क्या, अणुसंख्यक गुणों के लिए क्या समीकरण, तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक होने, मतलब क्या जो विलायक है उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक होने, यानी कि P डिग्री माइनस P1 बटे P1 डिग्री
बराबर क्या हो जाए आई इंटू एन टू अपान एन वन। फिर क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम। तो बिलियन का परासर दाब क्या हो जाएगा पाई बराबर आई एन टू आर टी अपान बी, इस प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग क्या कर सकें देख सकें। और हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।